अध्याय 21। क्या मैं मूर्ख दिखता हूँ? अपने महल लौटते ही आरुष ने तुरंत साधना शुरू कर दी। वह जल्द से जल्द दिव्य पथ क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। उस दानव से लड़ाई ने उसे एहसास दिलाया कि उसकी एक बड़ी कमजोरी है, उसके पास लंबी लड़ाई के लिए पर्याप्त गहन ऊर्जा नहीं है। इस कमजोरी को दूर करना जरूरी था क्योंकि शाही तलवार कला को अंजाम देने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती थी। सर्व सत्य क्षेत्र में उसके डेंटियन की क्षमता अब उसकी शाही तलवार कला के स्तर को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे साधना करनी पड़ी और अगले साधना क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। अमर श्रेणी की साधना पद्धति से उस सफलता को प्राप्त करना उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और आरुष सही था। उसने केवल 2 दिनों में दिव्य पथ क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली। उन्हें अपने प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया, जिसमें उन्हें अपनी तलवार पर और भी अधिक तेजी से उड़ने की क्षमता तथा लंबे समय तक शाही तलवार कला का उपयोग करने की क्षमता प्रदान की गई। आरुष को दिव्य आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई जल्दी नहीं थी। वह एक कहावत में विश्वास करता था, जल्दबाजी ज्यादा, गति कम। पुरुष जल्दबाजी नहीं कर सकते, विशेषकर उस दौरान। एक सफलता हासिल करने के बाद आरुष को एहसास हुआ कि उसे अपनी साधना को स्थिर करना होगा, इसलिए वह एक परीक्षण मीनार पर गया और वहां रोजाना साधना करने लगा। दैत्य वापस आ गया था और ऐसा लग रहा था कि उसे एक बार फिर चुनौती दी जा सकती है। बेशक वह एक बार फिर मैदान साफ नहीं कर सकता था, और अगर वह एक बार फिर उस दानव को हराने का फैसला भी कर लेता तो भी उसे कोई इनाम नहीं मिलता। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि आरुष युद्ध का अनुभव हासिल करने के लिए दानव को चुनौती देने आया था। दानव ने आरुष पर अपनी कुल्हाड़ी जोर से घुमाई। आरुष पहले से ही दिव्य पथ क्षेत्र साधना में पारंगत था, फिर भी उसने दानव की कुल्हाड़ी का सामना करने की हिम्मत नहीं की। उसने हमलों से बचने का फैसला किया। वह दानव से सीधे भिड़ने की योजना भी नहीं बना रहा था। आरुष को अच्छी तरह पता था कि अगर वह इस विशालकाय को हराना चाहता है तो उसे अपनी ताकत का अधिकतम उपयोग करना होगा। आरुष फुर्तीला था और उसे अपनी फुर्ती का फायदा उठाना था। उसने उस दानव के हमलों को नाकाम कर दिया। वह दानव की चाल, हमले के तरीके और रणनीति से खुद को परिचित करने की योजना बना रहा था। फिर वह उस दानव को रोकने और उसे डगमगाने के लिए उपयुक्त क्षण चुनता। आरुष जानता था कि सबसे अच्छा बचाव ही अच्छा आक्रमण है, लेकिन उसे अपनी जगह का भी पूरा एहसास था। वह उस दानव से कहीं कमजोर था, इसलिए उसे चालाकी से लड़ना पड़ा। लड़ाई शुरू हुई और दानव ने तेजी से आरुष को घेर लिया। आरुष दानव के हमलों से बाल बाल बच रहा था, लेकिन समय के साथ वह दानव की चाल और हमले के तरीके से और भी ज्यादा परिचित होता गया। साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि वे उस विशालकाय की रणनीति को समझें ताकि हमला करने के लिए सबसे अच्छे क्षण को सही ढंग से समझ सकें। आरुष पीछे हटा और उसने अपने और दानव के बीच की दूरी बढ़ा दी, लेकिन दानव बेरहम था। उसने अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी आरुष पर फेंकी ताकि हमला जारी रहे। ये देखकर आरुष को पता चल गया कि यह पलटवार करने का उसका मौका है। शक्ति देने वाला साधना आधार और भी मजबूत हो गया था। हालांकि आरुष दानव की त्वचा पर केवल खरोंच ही बना सकता था। आरुष उस दानव को ज्यादा नुकसान न पहुंचा पाने से निराश नहीं हुआ, और जब भी मौका मिलता वह उस दानव पर हमला कर देता। जल्द ही दानव की गर्दन पर एक गहरा घाव दिखाई देने लगा। आरुष ने लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और जब भी हमले का समय बीत जाता वह हमेशा पीछे हट जाता। आरुष ने पूरे दिन यही क्रम जारी रखा और उस विशालकाय व्यक्ति की गर्दन पर बना घाव 24 घंटे पहले की तुलना में काफी बड़ा हो गया था। हालांकि आरुष पर बहुत ज्यादा दबाव था। विशाल को गलतियां करने की इजाजत थी, लेकिन आरुष एक भी गलती नहीं कर सका क्योंकि यहाँ कोई और नहीं था जो विशाल का ध्यान भटका सके। एक भी गलती उसके लिए गंभीर चोट पहुंचाने या उसकी तत्काल मृत्यु के लिए पर्याप्त थी। जल्द ही युद्ध का दूसरा दिन आ गया। आरुष अभी भी दानव के हमलों से बच रहा था और एक हमले से बचकर भाग गया। दानव ने ये देखा और उसने अपनी कुल्हाड़ी आरुष की ओर फेंकी, जिससे अनजाने में एक रास्ता खुल गया। आरुष ने रास्ता देखा और पीछे मुड़ने से पहले उड़ती हुई कुल्हाड़ी से बच गया। वह निहत्थे राक्षस की ओर दौड़ा और उसका सिर काट दिया। श्विंग, विशालकाय का सिर हवा में उड़ गया, लेकिन आरुष ने राहत की सांस नहीं ली। वह जितना हो सके उतना दूर चला गया और जैसा कि उसने सोचा था, विशालकाय उड़ गया और भयानक बिजली की चमक से घिरा हुआ बेतरतीब ढंग से झूल गया। क्रैकल, फर्श पर चटचटाहट की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन अंततः कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। जमीन पर सन्नाटा छा गया और आरुष ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह जमीन पर गिर पड़ा और हाँफने लगा। 2 दिनों की भीषण लड़ाई उसके लिए थोड़ी असहनीय थी, लेकिन आखिरकार यह सब उसके लायक साबित हुआ।
वह महसूस कर सकता था उस दैत्य को हराने के बाद वह बहुत ताकतवर हो गया था। आरुष को अपनी साधना के आधार की ज्यादा चिंता नहीं थी। साधना का आधार तो बस ताकत का पैमाना था, इसलिए उसे अपने युद्ध अनुभव और पराक्रम की ज्यादा परवाह थी। एक ज्यादा अनुभवी साधक उसी साधना क्षेत्र में एक नौसिखिए साधक को आसानी से हरा सकता था। इसके अलावा उसने विशालकाय से लड़ते समय पत तलवार का भी उपयोग नहीं किया था। आरुष को यकीन था कि अगर वह पत तलवार का इस्तेमाल करेगा तो दानव उसके एक ही वार में मर जाएगा। दानव की त्वचा उसकी तलवार की ऊर्जा को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत थी, लेकिन पत तलवार के सामने वह निश्चित रूप से कागज के पन्ने जितनी नाजुक थी। आरुष अपने औजारों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह केवल जीवन या मृत्यु के संकट के दौरान ही पत तलवार का उपयोग करेगा। आरुष ने जाने के लिए उठने से पहले थोड़ी देर आराम किया, लेकिन तभी 9वीं मंजिल पर टेलीपोर्टेशन एरे कांप उठा और एक आदमी बाहर निकला। आरुष मोहन को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। मोहन भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन जब उसने फर्श पर कुल्हाड़ी देखी तो उसका आश्चर्य सदमे में बदल गया। क्या तुमने अभी अभी उस विशालकाय जानवर को मार डाला, भाई आरुष? मोहन ने पूछा। आरुष ने पुष्टि में सिर हिलाया। हाँ। मोहन ने अंगूठा दिखाया और तारीफ की। वाह, तुम तो बहुत मजबूत हो भाई आरुष। आरुष मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम यहाँ उस विशालकाय को चुनौती देने आए हो? मोहन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, पिछली बार जब मैंने इससे लड़ाई की थी तो मैंने बहुत कुछ सीखा था, इसलिए मैं इसे फिर से चुनौती देने के लिए यहाँ आया हूँ। आरुष की मुस्कान और गहरी हो गई। वह जानता था कि अगर डर पर काबू पाना है तो उसका सामना करना ही होगा। वे दोनों पहले ही उस दानव को हरा चुके थे, इसलिए अब उन्हें उससे डर नहीं लगता था। ठीक है, शुभकामनाएं भाई मोहन। मैं चलता हूँ, आरुष ने कहा। मोहन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, अगली बार मिलते हैं। आरुष चला गया और 9वीं मंजिल शीघ्र ही शोरगुल से भर गई। आरुष का अगला पड़ाव गुरुराज अकादमी का पुस्तकालय था। पुस्तकालय में विविध प्रकार की पुस्तकें थीं। जब वह सिंह वंश में था तब आरुष अपना अधिकांश समय साधना के साथ साथ पढ़ने में बिताता था। यह एक ऐसी आदत थी जिसने उसके ज्ञान को बढ़ाया और उसे विनम्र बनाए रखा। इससे कभी कभी उन्हें खेती बाड़ी की भी जानकारी मिल जाती थी। पढ़ना उसके लिए एक तरह का विश्राम भी था और इससे उसकी आत्म जागरूकता भी बढ़ती थी। धवल के साथ उसके प्रस्तावित युद्ध में अब केवल 10 दिन बाकी थे। आरुष जब परीक्षण मीनार में साधना नहीं कर रहा था तब वह अपना समय पढ़ने में बिताता था। युद्ध से 3 दिन पहले धवल एक परीक्षण मीनार से बाहर आया। वह एक पर्वत शिखर पर पालथी मारकर बैठा था जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वह एक दिव्य पथ क्षेत्र साधक था और ऐसा प्रतीत होता था कि परीक्षण टॉवर में रहने के दौरान वह काफी अधिक शक्तिशाली हो गया था। बड़े कमल धवल के पास खड़े होकर उसे गौर से देखने लगे। तुम्हारी प्रगति कैसी है? धवल ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में उत्तर दिया, मैंने इसमें महारत हासिल कर ली है। बुजुर्ग कमल संतोष से मुस्कुराए। तभी धवल ने पूछा, जब मैं खेती कर रहा था तब वह क्या कर रहा था? एल्डर कमाल ने उत्तर दिया, वह प्रतिदिन एक परीक्षण टॉवर में साधना कर रहा है और वह पुस्तकालय में पुस्तकें भी पढ़ रहा है। धवल ने भौहें चढ़ाकर पूछा, वह किस मंजिल पर पहुंच गया है? बुजुर्ग कमल ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जाकर देखूंगा। ठीक है, धवल ने बीच में ही टोक दिया। उसने बड़े कमल को ठंडेपन से देखा और कहा, उनके पास जीने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसलिए उन्हें रहने दो। एल्डर कमाल मुस्कुराए, सचमुच आत्मविश्वास ही कुंजी है। धवल मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली। इस बीच एल्डर कमल एक परीक्षण मीनार की ओर चल पड़े। वह धवल की तुलना में ज्यादा सतर्क व्यक्ति थे और वही ये देखना चाहते थे कि आरुष किस मंजिल पर साधना कर रहा था। तभी आरुष पुस्तकालय से निकलकर एक परीक्षण मीनार की ओर चल पड़ा। एल्डर कमल ने आरुष पर तब तक नजर रखी जब तक वह एक परीक्षण टावर में प्रवेश नहीं कर गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि एल्डर कमल अभी भी इससे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वे आरुष का पीछा करते हुए 7वीं मंजिल तक पहुंच गए। जब आरुष 7वीं मंजिल पर पहुंचा तो बड़े कमल ने राहत की सांस ली। हालांकि वह अभी भी संतुष्ट नहीं थे, इसलिए इंतजार करते रहे। 1 घंटे बाद अस्त व्यस्त हालत में आरुष 7वीं मंजिल से बाहर आया। बुजुर्ग कमल ने ये दृश्य देखा और आश्वस्त होकर वहां से चले गए। जब आरुष 7वीं मंजिल से जा रहा था, लिटिल पैगोडा ने अचानक उससे बात की और पूछा, क्या तुम धवल से सावधान हो? आरुष ने सिर हिलाया। छोटा पगोडा उलझन में था, क्यों?
आरुष ने शांति से उत्तर दिया, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे ये जानने की उत्सुकता होती कि मेरा जीवन मरण का प्रतिद्वंदी ट्रायल टावरों पर किस मंजिल पर पहुंचा है। बेशक ये भी हो सकता है कि उसे उत्सुकता न हो, लेकिन उसके बड़े भाई को जरूर उत्सुकता होगी। 7वीं मंजिल पार करने के बाद 9वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए आरुष का मार्ग बाहरी टावर की किसी विशेष मंजिल में सीधे प्रवेश करने के बजाय उसी मंजिल पर स्थित टेलीपोर्टेशन व्यवस्था से होकर गुजरा था। बेशक वह उसी रास्ते से टावर से बाहर निकलेगा। उसकी असली ताकत का पता चलने पर जीवन मरण के चरण में उनके साथ होने वाले मौत के मुकाबले में हार मान लेगा। छोटे पगोडा ने उत्तर दिया, ऐसी स्थिति में आपको सतर्क रहना चाहिए। आरुष ने कोई जवाब नहीं दिया, पर मन ही मन बुदबुदाया, अभी 3 दिन बाकी हैं। आरुष सचमुच अब एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि वह अजय नहीं है। वह अपनी अग्रज अनुपमा को भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इंतजार जारी रखने का फैसला किया। इस बीच मोहन 9वीं मंजिल से बाहर आया। आरुष को देखकर मोहन मुस्कुराया। आखिरकार मैंने उसे हरा दिया, मोहन चिल्लाया। वह उस दानव को चुनौती दे रहा था और आखिरकार आज उसने अकेले ही उस दानव को हरा दिया। आरुष मुस्कुराया, बधाई हो। मोहन मुस्कुराया और पास ही एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया। आरुष भाई, चलो बात करते हैं। आरुष ने सिर हिलाया और मोहन के बगल में बैठ गया। मोहन ने बताया, उस दानव के खिलाफ लड़ाई के दौरान मेरी सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि मेरे डर के बारे में मेरी समझ रही है। जब मैंने पहली बार उस दानव से लड़ाई की थी तो मुझे डर के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, और मेरे दिल में एक फुसफुसाहट थी जो मुझे बता रही थी कि मैं उसे किसी भी तरह से नहीं हरा सकता। यह एक ऐसा विचार था जो मेरे मन में व्याप्त था और इसने मुझे लड़ने का साहस जुटाने से रोक दिया। मोहन ने आरुष की तरफ तिरछी नजर डाली और कहा, सच कहूं तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। अगर तुमने मुझे उस दिन उस दानव को चुनौती देने के लिए न बुलाया होता तो मैं जिंदगी भर डर में जीता रहता और उससे बच नहीं पाता। आरुष मुस्कुराया और बोला, मुझे भी ऐसा ही लगा था। अगर तुम न होती तो मैं भाग जाता। मोहन जोर से हंसा और बोला, भाई आरुष, तुम वाकई दिलचस्प हो। मुझे लगता है कि मुख्य छात्र प्रतिनिधि की भूमिका के लिए तुम मुझसे ज्यादा उपयुक्त हो। मैं मुख्य छात्र प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ तुम्हें ही स्वीकार कर सकता हूं, किसी और को नहीं। आरुष ने मोहन को गौर से देखा और कहा, मुझे यकीन नहीं है कि मैं सही हूं या नहीं, लेकिन क्या तुम अकादमी प्रमुख के प्रत्यक्ष शिष्य नहीं हो? तो फिर तुम इस भूमिका के लिए ज्यादा उपयुक्त हो। मोहन ने सिर हिलाया, मुझे उस भूमिका में कोई दिलचस्पी नहीं है। आरुष ने उलझन में कहा, क्यों नहीं? मोहन ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दिल यहाँ नहीं है। यह ऊपरी लोक के ऊपर है, गरुराज दिव्य महाद्वीप पर। आरुष ने भौहें चढ़ाई और बुदबुदाया, गरुराज दिव्य महाद्वीप। मोहन ने सिर हिलाया। ऊपरी लोक के ऊपर गरुराज दिव्य महाद्वीप है। इसमें बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोक हैं। इन लोगों के श्रेष्ठतम प्रतिभाशाली लोगों का अंतिम लक्ष्य गरुराज दिव्य महाद्वीप तक पहुंचना है। वहां कई कुलीन परिवार हैं और बड़े कुल अक्सर वर्चस्व के लिए संघर्ष करते हैं। ये जगह छिपी हुई प्रतिभाओं से भरी है। मोहन ने आरुष की ओर देखा और कहा, इस छोटे से वैजैगल में हमें असाधारण प्रतिभा वाला माना जाता है, लेकिन हम वहां बस साधारण लोग हैं। मोहन ने आह भरी। आगे बोलने से पहले वह कुछ देर चुप रहा। दरअसल मैं एक और डरावनी जगह जानता हूं, और वह निश्चित रूप से गुरुराज अकादमी की मुख्य अकादमी है। गुरुराज अकादमी की शाखाओं की प्रतिभाओं का अंतिम लक्ष्य मुख्य अकादमी ही है। दुर्भाग्य से हमारे लिए उस जगह तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत हीनता महसूस होती है। आरुष चुप था। दुनिया बहुत बड़ी थी, वैजैगल उस विशाल दुनिया में एक छोटी सी जगह थी, और वह उससे भी छोटा था। मोहन मुस्कुराया, अगर आप मुख्य छात्र प्रतिनिधि हैं। आरुष ने सिर हिलाकर बीच में ही टोक दिया, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके इस निर्णय से मोहन दंग रह गया। आरुष ने समझाया, मुझे गरुराज दिव्य महाद्वीप जाना है और वहां एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनना है। मैं गुरुराज अकादमी की मुख्य अकादमी के प्रतिभाशाली लोगों से भी लड़ना चाहता हूं। मोहन दंग रह गया, लेकिन अंततः वह जोर से हंसा और बोला, कितनी महत्वाकांक्षा। हे भगवान, मैं भी गरुराज दिव्य महाद्वीप में प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। मैं मुख्य अकादमी के प्रतिभाशाली लोगों से भी लड़ना चाहता हूँ। आरुष जाने के लिए खड़े होने से पहले मुस्कुराया, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। अगली बार मिलते हैं, आरुष ने जाने से पहले कहा। मोहन भी जाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन अचानक एक आदमी उसके सामने आ गया। मोहन हैरान हुआ और पूछा, आप कौन हैं? धवल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, भाई मोहन, मैं तोमर वंश का धवल हूँ।
जीवन मरण के मंच पर लड़ने जा रही हो? धवल ने सिर हिलाया। हाँ, वह मैं हूँ। मोहन मुस्कुराया और पूछा, तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैंने सुना है कि आपने 9वीं मंजिल पास कर ली है, और इसके लिए मैं आपकी सच्ची प्रशंसा करता हूँ। मैं यहाँ आपका दोस्त बनने आया हूँ, धवल ने मुस्कुराते हुए कहा। आगे बोलने से पहले वह एक पल के लिए रुका। भाई मोहन, क्या आप अभी आरुष से बात कर रहे थे? मोहन ने सिर हिलाया। हाँ। कैलाश ने गहरी आवाज में चेतावनी दी, भाई मोहन, तुम्हें उससे सावधान रहना होगा। मोहन ने भौहें चढ़ाईं। क्यों? धवल का चेहरा गहरा गया। वह एक शातिर आदमी है जिसके पास कई चालें छिपी हैं, और उसे अपने फायदे के लिए निर्दोष लोगों को फंसाने की भी आदत है। इससे भी बड़ी बात, मैंने सुना है कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता, और शायद वह मुख्य छात्र प्रतिनिधि की तुम्हारी भूमिका छीनना चाहता है। धमाका। धवल को उड़ा दिया गया। धवल हक्का बक्का रह गया। कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि मोहन ने बिना किसी चेतावनी के अचानक उसकी छाती पर लात मार दी थी। मोहन ने धवल को घूरा। मुझे न तो गंदी चालें चलने वालों से नफरत है और न ही उनसे जो खुद को चालाक दिखाने का दिखावा करते हैं, लेकिन मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो सोचते हैं कि वे मुझे धोखा दे सकते हैं। मुझे पता है कि तुम मुझे भाई आरुष के खिलाफ खड़ा करना चाहते हो। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ? हम उद्धरण चिन्ह अध्याय 22। कितना दिखावटी। मैं तुम्हें एक और पिटाई देना चाहता था, पर लगता है तुम इसके लायक भी नहीं हो, मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा। जाने के लिए मुड़ने से पहले उसने अपने कपड़े झाड़े। धवल जड़वत खड़ा रहा और उसका चेहरा अत्यंत बदसूरत हो गया। 2 दिन बाद देर रात आरुष अपने महल के भव्य हॉल के सामने पत्थर की सीढ़ियों पर लेटा हुआ था। उसने अपना सिर अपने हाथों पर टिकाया और ऊपर आसमान की ओर देखा, तो उसे अनगिनत तारों से घिरा पूरा चांद दिखाई दिया। तारों भरे आसमान को निहारते हुए आरुष का दिल लालसा से भर गया। वह सचमुच तलवार की सवारी से आकाशगंगाओं में उड़ना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात थी कि वह अभी भी इतना मजबूत नहीं था कि ऐसा कर सके। सुगंध की हल्की सी गंध पाकर आरुष की नाक फड़क उठी। अनुपमा आरुष के पास गई और उसके बगल में बैठ गई। उसने भी आसमान की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें कल जीवन मरण के मंच पर अपने मुकाबले को लेकर पूरा भरोसा है? आरुष ने सवाल सुनकर हंसते हुए कहा, बिल्कुल। अनुपमा ने कहा, अपने प्रतिद्वंद्वी को कम मत आंको। समझ गया, आरुष ने कहा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद अनुपमा ने कहा, उस मैच के बाद हम ऊपरी क्षेत्र की ओर जाने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आरुष ने अनुपमा की ओर देखा। ऊपरी क्षेत्र? अनुपमा ने सिर हिलाया। द्विवार्षिक युद्ध प्रतियोगिता 3 महीने में होगी, और हमें इसके शुरू होने से पहले ऊपरी क्षेत्र में पहुंचना होगा। आरुष ने सिर हिलाया। कुछ पल और खामोशी छाई रही, फिर आरुष बुदबुदाया, बड़ी अनुपमा, मुझे मुख्य गुरुराज अकादमी का छात्र बनने के लिए क्या करना होगा? अनुपमा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह किया जा सकता है, लेकिन यह बहुत कठिन है। क्यों? अनुपमा ने मुस्कुराते हुए उससे समझाया, गुरुराज अकादमी की विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत शाखाएं हैं, और उन शाखाओं का हर छात्र मुख्य गुरुराज अकादमी का छात्र बनने की आकांक्षा रखता है। दूसरे शब्दों में, मुख्य गुरुराज अकादमी का छात्र बनने के लिए आपको अन्य शाखाओं की स्वर्ग विरोधी प्रतिभाओं को हराना होगा। आरुष चुप रहा। ये वाकई बहुत मुश्किल है। अनुपमा ने आगे कहा, तुम असाधारण हो, लेकिन अभी मुख्य गुरुराज अकादमी के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना है और हर समस्या का एक एक करके समाधान करना है। आरुष ने सिर हिलाया। समझा। अनुपमा ने अपनी हथेली खोली और आरुष के सामने एक सुनहरा कवच प्रकट हुआ। आरुष स्तब्ध रह गया। अनुपमा ने समझाया, यह आकाश श्रेणी का कवच है, और यह मेरा एकमात्र कवच है। मैं इसे कल तुम्हारे मुकाबले के लिए उधार दूंगी। कवच को गौर से देखा और पाया कि उसमें से अभी भी एक हल्की सी मनमोहक खुशबू आ रही थी। आरुष ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बड़े साहब। अनुपमा ने भौहें उठाईं और उससे घूरने लगी। उसने पूछा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि दुश्मन को कम मत आंको? आरुष ने हल्की सी हंसी हंसी। मैं? अनुपमा ने जाने से पहले कवच को आरुष के हाथों में थमा दिया। मैं कल आपके प्रदर्शन का इंतजार कर रही हूं, उसने कहा। आरुष ने पलकें झपकाईं और अनुपमा गायब हो गई। कवच की ओर देखा और अंततः उसे उतार फेंका। वह फिर लेट गया और तारों भरे आसमान को देखता रहा। आरुष को कुछ याद आया और वह बुदबुदाया, मास्टर पगोडा, मेरी माँ कैसी थी? छोटी पगोडा का जवाब थोड़ा देर से आया। वह बहुत काबिल है। वास्तव में? हाँ, और वह सराहनीय भी थी। क्या वह इस समय सिंह वंश में कैद है? हाँ।
आरुष एक क्षण के लिए चुप हो गया और फिर पूछा, उसे बचाने के लिए मुझे कितना शक्तिशाली बनना होगा? लिटिल पैगोडा का जवाब एक बार फिर थोड़ा देर से आया, तुम्हें कम से कम एक महान तलवार अमर तो बनना ही होगा। एक महान तलवार अमर? आरुष चौंका, पर उसने जल्दी ही अपनी आंखें बंद कर ली और दृढ़ता से बोला, ऐसे में तो मैं एक महान तलवार अमर बन जाऊंगा। छोटी पगोडा कुछ देर हिचकिचाए और फिर बोली, उस पर नाराज मत हो। उसके पास तुम्हें जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना वो मुझे तुम्हारे पीछे पीछे घूमने पर मजबूर न करती। मुझे पता था। आरुष ने हल्के से सिर हिलाया। अगर उसके माता पिता सचमुच बेरहम होते तो वे मास्टर पैगोडा को उसकी देखभाल के लिए नहीं भेजते और न ही उसके लिए तलवार दाव विरासत में छोड़ते। छोटी पगोडा को राहत मिली और उसे आरुष की याद आई। खेती पर ध्यान दो, जब सही समय आएगा मैं तुम्हें विरासत में ले जाऊंगा। खास मेरा मतलब है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा ताकि तुम अपनी मां को बचा सको। आरुष ने सिर हिलाया, ठीक है। धवल एक पर्वत शिखर पर पालथी मारकर बैठा था, तभी अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। बूढ़े व्यक्ति ने धवल की ओर झुककर प्रणाम किया और कहा, युवा स्वामी। बूढ़े व्यक्ति ने धवल को एक काला बक्सा दिया और समझाया, गुरु ने सुना है कि तुम जीवन या मृत्यु के चरण में जा रहे हो, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ आने और तुम्हें ये देने का आदेश दिया। धवल ने बक्सा खोला और बक्से में कवच देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या यह आकाश ग्रेड कवच नहीं है? वह आश्चर्य से बुदबुदाया। बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, यह एक आकाश स्तरीय काला कछुआ कवच है और यह काले कछुए के शल्कों के 108 टुकड़ों से बना है। एक रून गुरु ने इस पर एक रक्षात्मक रून उत्कीर्ण किया है और ये दिव्य आत्मा क्षेत्र के साधक के पूर्ण शक्तिशाली हमले का सामना कर सकता है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर धवल बहुत खुश हुआ। कामाजी, मुझे नहीं पता था कि हमारे तोमर वंश के पास इतना अनमोल खजाना है। कामाजी हंसे, इसी वजह से हमारा तोमर कबीला वैजयगढ़ के 3 सबसे बेहतरीन कबीलों में से एक है। धवल ने अपने हाथों में काले कछुए के कवच को देखा और ठंडे स्वर में कहा, इससे मैं उससे हार नहीं सकता। कामाजी ने एक और छोटा सा डिब्बा निकालकर धवल को देने से पहले सिर हिलाया। धवल ने उलझन में पूछा, यह क्या है? इसे खोलो और खुद देखो, कामाजी ने हंसते हुए कहा। धवल ने डिब्बा खोला और 2 गोलियां देखीं। वे चिकनी और चमकदार लग रही थीं और उनसे एक मधुर, सुकून देने वाली खुशबू आ रही थी। गोलियों को देखते हुए धवल की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन जल्द ही वह बोल पड़ा, क्या ये स्काई ग्रेड गोलियां हैं? कामाजी ने सिर हिलाया, ये आकाश स्तरीय कायाकल्प गोलियां हैं। आपको बस तत्काल मृत्यु से बचना है और ये गोलियां आपको कुछ ही क्षणों में पूरी तरह से ठीक होने में मदद करेगी। टोमा कबीला प्रभावशाली और शक्तिशाली है, लेकिन हमारे कबीले के पास भी कुल मिलाकर केवल 5 आकाश स्तरीय कायाकल्प गोलियां हैं। धवल ने गंभीर स्वर में कहा, आरुष कल निश्चित रूप से मर जाएगा। कबीले के सरदार को तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आरुष की प्रतिभा उसके मरने के बाद बेकार हो जाएगी। तब तक हमारा तोमर कबीला प्राचीन वीरान शहर के सिंह कबीले का सफाया कर देगा, कामाजी ने कहा। आगे बोलते हुए उसकी आंखों में एक भयावह चमक चमक उठी। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग ये जाने कि जो लोग हमारे तोमर कबीले से पंगा लेने की हिम्मत करेंगे वे निस्संदेह मारे जाएंगे। कामाजी ने दोनों गोलियां और काला कछुआ कवच एक तरफ रख दिया। सच कहूं तो मुझे सिर्फ 70% ही यकीन था, लेकिन अब मुझे आरुष को मारने का 100% भरोसा है। 2 आकाश स्तरीय कायाकल्प गोलियों और आकाश स्तरीय काले कछुआ कवच के अलावा धवल के पास एक आकाश स्तरीय साधना पद्धति भी थी। धवल किसी भी दिव्य पथ क्षेत्र साधक को मारने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित और शक्तिशाली था और उसके पास दिव्य आत्मा क्षेत्र साधक के विरुद्ध भी एक मौका था। कहने की आवश्यकता नहीं कि स्काई रैंक साधना पद्धति और काले कछुआ कवच ने उसे सचमुच सशक्त बना दिया था। आखिरकार साधकों के बीच की लड़ाई आसानी से बेहतर उपकरणों वाले के पक्ष में जा सकती थी। हालांकि अच्छे उपकरण महंगे थे और आरुष एक छोटे कबीले से था, तो उसके पास अच्छे उपकरण कैसे हो सकते थे? धवल के होंठ मुड़ गए। कामाजी ने कहा, युवा मास्टर ने मुझे ये भी याद दिलाने को कहा कि अपने प्रतिद्वंद्वी को कम मत आंकिए, भले ही आपको अपनी जीत की संभावना पर पूरा भरोसा हो। अनुपमा ने उन्हें अपना शिष्य बनाने का फैसला किया है, इसलिए वे एक असाधारण व्यक्ति ही होंगे। आपको उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वे स्थिति बदल दें। धवल ने हल्के से सिर हिलाया। मैं समझ गया, निश्चिंत रहो, मैं उसे कम नहीं आंकूंगा। कल की लड़ाई में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा और उसे पलटवार करने का कोई मौका नहीं दूंगा। कामाजी जोर से हंसे, वाह, मुझे ये सुनकर खुशी हुई, युवा गुरु। धवल ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं।
मैं कल का इंतजार भी नहीं कर सकता। धवल की उत्तेजना भांपते हुए कामाजी ने सिर हिलाया। तोमर वंश भी कल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे ही आरुष मरेगा, हमारे वंश के साधक सिंह वंश का नाश करने के लिए प्राचीन उजाड़ नगर की ओर चल पड़ेंगे। धवल ने थोड़ा सा मुंह बनाया। बड़ी अनुपमा के बारे में क्या? कामाजी मुस्कुराए। चिंता मत करो बुजुर्ग, अनुपमा किसी मृत प्रतिभा के लिए हमसे कोई परेशानी नहीं उठाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। बाकी को घूरते हुए ठंडी मुस्कान दी। अगली सुबह गुरुराज अकादमी के छात्र जीवन मरण मंच की ओर दौड़ पड़े। भोर अभी हुई ही थी, लेकिन जीवन मरण मंच के आसपास की सीटें पहले ही हजारों छात्रों से भर चुकी थीं। एक सफेद वस्त्रधारी युवक अपने हाथ पीछे करके जीवन मरण के मंच पर उतरा। सफेद वस्त्रधारी यह युवक कोई और नहीं बल्कि धवल था, और भीड़ में मौजूद उसके समर्थकों ने उसे देखकर जयकारे लगाए। वह गुरुराज अकादमी की शीर्ष 3 प्रतिभाओं में से एक थे, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके प्रशंसक दोनों लिंगों के थे। धवल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप मंच पर खड़ा हो गया। जीवन मृत्यु मंच के चारों ओर लगे पत्थर के खंभों पर आखिरकार लोग आ गए। अनुपमा भी एक पत्थर के खंभे पर खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, और ये बताना असंभव था कि वह क्या सोच रही थी। से कुछ ही दूरी पर धवल का बड़ा भाई देवराज खड़ा था। वह अनुपमा को घूर रहा था। भावेश भी वहीं मौजूद था, और वह देवराज को घृणा से देख रहा था। धवल के उकसावे से सूरज की मौत लगभग तय हो गई थी, और भावेश ने इस बात को कभी न भूलने की कसम खा ली। इसी बीच अचानक एक बूढ़ा आदमी बीच में प्रकट हुआ। सभी बुजुर्गों और कर्मचारियों ने विनम्रता से उसे प्रणाम किया और कहा, नमस्कार अकादमी प्रमुख। औपचारिकता पर अड़े मत रहो, प्रदीप ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी दाहिनी ओर पास ही पत्थर के खंभे पर नजर डाली और देखा कि मोहन उस पर खड़ा है। अचानक एक युवती के पत्थर के खंभे पर उतरते ही वहां भारी हलचल मच गई। वह युवती कोई और नहीं बल्कि काव्या थी, और उसने देखते ही देखते अनगिनत छात्र छात्राओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बेशक ये स्वाभाविक ही था कि वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच सकती थी। आखिरकार वह गुरुराज अकादमी की शीर्ष सुंदरी थी, और कई छात्र उस पर मोहित थे। भाव से मंच की ओर देखने लगी। भीड़ का ध्यान एक युवक ने भंग कर दिया जो मंच पर उतरा और धवल के ठीक सामने आ गया। वह युवक कोई और नहीं बल्कि आरुष ही हो सकता था। आरुष को देखते ही भीड़ उमड़ पड़ी। वे आगामी युद्ध देखने के लिए उत्साहित थे। आरुष के आने का आभास पाकर धवल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह आरुष को घूरते हुए ठंडी मुस्कान दी, लेकिन आरुष शांत रहा। प्रदीप अचानक उन दोनों के बीच आ गया। उसने उनकी ओर देखा और कहा, तुम दोनों में से कोई भी अब भी पीछे हट सकता है, अभी बहुत देर नहीं हुई है। धवल ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, अगर मैं इस बिंदु पर पीछे हट जाऊं तो क्या मैं गुरुराज अकादमी के इतिहास में सबसे बड़ा मजाक नहीं बन जाऊंगा? धवल ने आरुष की ओर देखा। आरुष ने प्रदीप की ओर थोड़ा झुककर कहा, अकादमी प्रमुख, हमें शुरू करने की अनुमति दीजिए। प्रदीप ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि तुम दोनों में से कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता, तो तुम दोनों यही मरते दम तक लड़ोगे। तुम्हारा भाग्य स्वर्ग तय करेगा। इसके साथ ही प्रदीप गायब हो गया। धवल ने आरुष को गौर से देखा और हंस पड़ा। उसके हाथ अभी भी पीछे बंधे हुए थे और उसने कहा, आरुष, आज तुम्हारी पुण्यतिथि है। तलवार की एक किरण बिजली की गति से उड़ी। आरुष ने धवल की बात सुनने या बोलने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि तुरंत आगे बढ़ गया। स्क्वेल्च। आरुष के हमले को देखकर धवल ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तलवार की ऊर्जा की धार ने उसके गले को चीर डाला और ताजा खून फूट पड़ा, जिससे जमीन लाल हो गई। धवल कांप उठा और उसका मुंह खुल गया, लेकिन वह आवाज नहीं निकाल सका। यह दृश्य इतना अचानक और चौंकाने वाला था कि सभी लोग चुप हो गए और स्तब्ध रह गए। अभी क्या हुआ? अनुपमा अविश्वास से आरुष को देखती रही। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिंदगी मौत की जंग शुरू होते ही आरुष उस पर हमला कर देगा। सभी लोग स्तब्ध थे, यहां तक कि बुजुर्ग और यहां तक कि अकादमी प्रमुख प्रदीप भी। प्रदीप की भाव भंगिमाएं गंभीर हो गईं जब वह अचानक अपनी तंद्रा से बाहर आया, जबकि एल्डर कमल का चेहरा पीला पड़ गया और वह अविश्वास से आरुष को देखने लगा। आरुष ने सिर हिलाया और कहा, लोग हमेशा अपने विरोधियों का मजाक उड़ाना क्यों पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वे तुरंत ही उनसे भिड़ जाएं? क्या विरोधियों का मजाक उड़ाने से आपकी ताकत बढ़ती है या कुछ और? क्या तुम मुझे शब्दों से मारना चाह रहे थे? धवल ने खून बहने से रोकने के लिए दोनों हाथों से उसका गला पकड़ लिया। उसने अविश्वास से आरुष को घूरा और भारी आवाज में बुदबुदाया, तू तलवारबाज, छिपकर वार कर रहा है, बेशर्म। स्क्वेल्च।
तलवार की एक किरण धवल के माथे में चुभ गई और वह एक धीमी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। आरुष ने अपना सिर हिलाया और कहा, सम्मानित अकादमी प्रमुख ने पहले ही हमारी लड़ाई शुरू होने की घोषणा कर दी है, लेकिन आपने मुझसे लड़ने के बजाय बकवास करना शुरू कर दिया, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं बेशर्म हूं? आरुष की नज़र में लड़ाई के बीच में बात करना मूर्खता थी। आरुष धवल की लाश के पास गया और अपनी लूट का माल इकट्ठा किया। काले कछुए का कवच और 2 आकाशीय कायाकल्प की गोलियां देखकर आरुष की आंखें चमक उठीं और उसने उन्हें रखने में जरा भी संकोच नहीं किया। जैकपॉट! आरुष ने धवल के खिलाफ लंबी और घिसी पिटी लड़ाई न लड़ने का फैसला किया क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर तलवार के एक ही वार से लड़ाई का फैसला हो सकता था, तो वह लंबी लड़ाई लड़ने में अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करेगा? ये समय की बर्बादी होगी। निर्दयी और निर्णायक होना ही बेहतर था। तलवारबाज! वह तलवारबाज है, किसी ने कहा। भीड़ अचानक अपनी तंद्रा से बाहर आ गई और सदमे से हौंफने लगी। एक तलवारबाज! भीड़ में बड़बड़ाहट और विस्मय की ध्वनि फूट पड़ी। ये खुलासा अविश्वसनीय और चौंकाने वाला था, लेकिन आरुष ने सबकी परवाह न करते हुए उस पत्थर के खंभे पर छलांग लगा दी जहां काव्या खड़ी थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और चिल्लाया, तलवार आओ! वाह! पत तलवार उसके ग्लेबेला से निकली और हवा में कुछ चाप बनाते हुए आरुष के पैरों के पास मदर गई। आरुष पत तलवार पर खड़ा हो गया और उसने अपना दाहिना हाथ काव्या की ओर बढ़ाया। काव्या हल्के से मुस्कुराई और पत तलवार पर कदम रखने से पहले अपना हाथ उसकी हथेली पर रख दिया। आरुष ने अपना बायां हाथ धीरे से काव्या की कमर पर लपेट दिया। उसने अपने दूसरे हाथ से आकाश की ओर इशारा किया और चिल्लाया, उठो! वाह! पत तलवार प्रकाश की किरण में बदल गई जो आकाश में उठी और बादलों को भेदती हुई आगे बढ़ी। भीड़ बादलों की ओर देख रही थी। छात्राओं की आंखों में ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी, जबकि मोहन ने धीरे से आरुष को डांटा। कितना दिखावटी है! अध्याय 23 क्षमा याचना। धवल अपने ही खून के तालाब में चुपचाप पड़ा था। सब चुप थे। उन्हें लगा था कि वे एक भयंकर लंबी लड़ाई देखेंगे, इसलिए वे इसे इतनी जल्दी और एक ही झटके में खत्म होते देखकर दंग रह गए। आरुष की तलवार की चाल से धवल अपना बचाव करने में विफल रहा। भीड़ हैरान भी थी और खुश भी। एक तलवारबाज! गुरुराज अकादमी में एक तलवारबाज था। प्रदीप ने अनुपमा की तरफ तिरछी नजर डाली और मुस्कुराया, छोटी बहन, तुमने इसे अच्छी तरह छुपा लिया है। अनुपमा चुप रही। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरुष यहाँ अपनी पहचान बताएगा। वह क्या सोच रहा था? अनुपमा ने कुछ देर सोचा, फिर अपने निष्कर्ष पर पहुंची और बुदबुदाई, क्या तुम उसे और बाकियों को दिखाना चाहते थे कि तुम कमाल हो? अनुपमा ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, कितना साहसी बच्चा है। आरुष के पास अपनी पहचान उजागर करने के निश्चित रूप से अपने कारण थे, लेकिन ये काव्या के चाहने वालों के लिए एक चेतावनी भी थी। वृद्ध कमल जीवन मरण के मंच पर उतरे। बिना कुछ कहे उन्होंने धवल की लाश उठा ली और चले गए। अनुपमा ने बड़े कमल के जाते हुए रूप को गौर से देखा। भावेश ने ये देखा और कहा, चिंता मत करो, वह जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। अनुपमा ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गई। छात्र भी चले गए। एक तलवारबाज के रूप में आरुष की प्रतिष्ठा शीघ्र ही पूरे गुरुराज अकादमी में फैल गई। एक तलवारबाज! पूरे वैजयगढ़ में केवल कुछ ही तलवारबाज थे और वैजयगढ़ की गुरुराज अकादमी में अब तक कोई भी तलवारबाज विद्यार्थी नहीं था। आरुष जल्द ही गुरुराज अकादमी में सबसे चर्चित विषय बन गया। आरुष काव्या को अपने साथ ले आया और वे दोनों पत तलवार पर सवार होकर बादलों के बीच से उड़ान भरने लगे। क्षितिज पर लाल सूरज दिखाई दे रहा था और वे दोनों घने बादलों से घिरे हुए थे। काव्या ने धीरे से पूछा, तुमने ये क्यों बताया कि तुम तलवारबाज हो? आरुष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तलवारबाज के रूप में अपनी स्थिति को छुपाता रहा हूं क्योंकि मुझे चिंता थी कि बुरे इरादे वाले लोग मुझे निशाना बनाएंगे, लेकिन अब मुझे किसी का डर नहीं है। काव्या उसे गौर से देखती रही। काफी देर तक उसे देखती रही, फिर मीठी मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे आकर्षक गुण क्या है? आरुष ने काव्या से नजरें मिलाईं। काव्या ने उसकी नजरें चुराकर बादलों की ओर देखा और बुदबुदाते हुए बोली, तुम्हारा आत्मविश्वास। आरुष हैरान था, आत्मविश्वास? काव्या ने सिर हिलाया, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत पसंद है। दरअसल तलवार चलाने का फैसला करने की एक और वजह थी। आरुष मुस्कुराया। आगे बढ़ने से पहले उसने बादलों की तरफ भी देखा। मैं सबको दिखाना चाहता था कि तुम्हारा मंगेतर काफी अच्छा है। मुझे पता है, काव्या ने सिर हिलाकर कहा। आरुष बिना कोई जवाब दिए धीरे से मुस्कुराया। दोनों पत तलवार पर खड़े होकर बादलों के सागर को निहार रहे थे।
इस बीच गुरुराज अकादमी के प्रमुख और बड़ों के बीच एक बैठक हुई। प्रदीप ने अनुपमा की ओर देखा और मुस्कुराया। छोटी बहन, हमसे अपनी पहचान छिपाना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। सबने अनुपमा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तलवारबाज के रूप में आरुष की हैसियत ने उन्हें सचमुच अचंभित कर दिया था। बुजुर्ग कमल बिना कुछ बोले आंखें बंद करके बैठे रहे। अनुपमा ने शांति से जवाब दिया, वह बहुत सतर्क रहने वाला लड़का है। उसे डर था कि अगर लोगों को पता चला कि वह तलवारबाज है तो वे उसे निशाना बनाना शुरू कर देंगे। प्रदीप ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, खैर, यह कोई अजीब बात नहीं है कि उसने ऐसा सोचा। चिंता मत करो, अकादमी यह जानकर खुश है कि वह एक तलवारबाज है। हम उसकी तलवार की विरासत का लालच नहीं करेंगे। हमारी वैजयगढ़ गुरुराज अकादमी ऊपरी क्षेत्र की अकादमियों से तुलना नहीं कर सकती। हम अपने ही छात्रों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अनुपमा ने सिर हिलाया, हाँ मुझे पता है, अकादमी प्रमुख। प्रदीप ने सिर हिलाया और बड़े कमल की तरफ तिरछी नजर से देखा। बड़े कमल, धवल की मौत से आपकी दुश्मनी खत्म हो जाए। प्रदीप गंभीर लग रहा था और सभी समझ गए कि यह कोई अनुरोध नहीं बल्कि एक आदेश था। बाकी लोगों ने एल्डर कमल की ओर देखा। उन्हें एल्डर कमल से बस एक ही जवाब की उम्मीद थी। आखिरकार उन्हें आरुष की अद्भुत प्रतिभा की वजह से उसकी रक्षा करनी ही थी। मैं समझता हूँ, मैं सहमत हूँ क्योंकि यह व्यापक हित के लिए है। एल्डर कमल ने सिर हिलाया। बेशक, एल्डर कमल के सहमत होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वे जानते थे कि जैसे ही वे आरुष के साथ कुछ करेंगे सब उनके खिलाफ हो जाएंगे। प्रदीप ने सिर हिलाया और विषय बदल दिया। 10 वर्षीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपर रियल्म जाने वाले छात्रों का चयन हो गया है और वे हैं सूरज, मोहन, आरुष और काव्या। इनके अलावा आप सभी अपने साथ कुछ प्रतिभाशाली छात्र भी ला सकते हैं। सभी ने सिर हिलाया। प्रदीप ने हॉल में मौजूद लोगों पर नजर डाली और मुस्कुराया, बस इतना ही। ये कहते हुए सभी लोग उठकर चले गए। हालांकि अनुपमा अभी भी अपनी सीट पर थी। प्रदीप ने ये देखा और कहा, आगे बढ़ो और आरुष को बताओ कि उसे सिंह वंश की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से अकादमी सिंह वंश की रक्षा करेगी। अनुपमा ने सिर हिलाया, फिर वह उठकर चली गई। विशाल हॉल में अकेले खड़े प्रदीप ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, एक तलवारबाज। क्या आश्चर्य है। मोहन विशाल हॉल में गया और प्रदीप की ओर झुककर बोला, बड़े साहब। प्रदीप बिना कुछ कहे मोहन को घूरता रहा। मोहन ने ये देखा और बताया, भाई आरुष ने मेरे साथ 9वीं मंजिल पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसने मुझे अपनी भागीदारी को गुप्त रखने के लिए कहा, इसलिए। प्रदीप ने मुस्कुराते हुए बीच में ही टोक दिया, मैं समझ गया। मोहन ने सिर हिलाया। प्रदीप ने मोहन की तरफ देखा, क्या तुमने उसके साथ हाथापाई की है? मोहन ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, पर वो बहुत ताकतवर है। वो तेज भी है और उसकी तलवार भी भयानक है। अगर मुझे उससे लड़ना पड़े तो मुझ पर जरूर बहुत दबाव होगा, पर मैं उससे लड़ने से नहीं डरता। प्रदीप ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों को मुख्य छात्र प्रतिनिधि बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है ना? हाँ, बड़े साहब, मोहन बुदबुदाया। प्रदीप ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मुझे पता था। खैर, क्या तुम्हें पता है कि मैं मुख्य छात्र प्रतिनिधि के तौर पर किसे नामांकित करना चाहता था? मोहन ने सिर हिलाया, नहीं। प्रदीप ने उत्तर दिया, धवल। मोहन दंग रह गया। असली प्रतिभाएं वैजयगढ़ में नहीं रहेंगी क्योंकि उन्हें खिलने के लिए एक बड़े मंच की जरूरत है। तुम्हें, आरुष को और यहाँ तक कि काव्या को भी अंततः वैजयगढ़ छोड़ना पड़ेगा। प्रदीप ने कहा, आप तीनों में अद्भुत प्रतिभा और खूबियां हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ऊपरी क्षेत्र स्थित गुरुराज अकादमी वहां पहुंचने के बाद आप तीनों को जाने नहीं देगी। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तुम तीनों का ऊपरी लोक में जाना कोई बुरी बात नहीं है। आखिरकार गुरुराज अकादमी की शाखाओं का प्राथमिक लक्ष्य हमेशा से ही 10 साल की युद्ध प्रतियोगिता में जीत हासिल करके ज्यादा संसाधन हासिल करना रहा है। प्रदीप ने मुस्कुराते हुए बताया, अकादमी आपको रोकेगी नहीं क्योंकि आप जितने मजबूत बनेंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। मोहन ने बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे पता है कि तुम हमेशा से इस बात को लेकर चिंतित रहे हो, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अभी भी जवान हो, इसलिए तुम्हें मैदान में उतरकर अपनी चाहत के लिए लड़ना चाहिए और अपना नाम सबको बताना चाहिए, प्रदीप ने आगे कहा। मोहन ने झुककर प्रणाम किया, यह अकादमी हमेशा मेरा घर रहेगी। प्रदीप ने सिर हिलाया और बात बदल दी। धवल मुख्य छात्र प्रतिनिधि पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे, लेकिन उनमें एक गंभीर खामी है। वे बहुत ही तुच्छ हैं। एक साधक को विनम्र होना चाहिए। वे तुच्छ हो सकते हैं लेकिन अति तुच्छ नहीं।
हम उसका अवलोकन और मार्गदर्शन करते रहे हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि जब हम उसे सुधारने की कोशिश कर रहे थे, तब उसका आरुष से टकराव हो गया। प्रदीप ने सिर हिलाया और एक बेबस मुस्कान बिखेरी। वह संकीर्ण सोच का है और दूसरों को नीचा दिखाने वाला है क्योंकि वह दूसरों को अपने से बेहतर होते नहीं देख सकता। शायद यही उसकी भलाई के लिए था कि वह मर जाए, ताकि वह मुख्य छात्र प्रतिनिधि न बन जाए। प्रदीप ने हल्के से सिर हिलाया। युद्ध प्रतियोगिता 3 महीने में शुरू हो रही है। हमें अगले महीने ऊपरी क्षेत्र जाना है, इसलिए तैयार रहना। मैं समझ गया, मोहन ने कहा। प्रदीप मुस्कुराया, आगे बढ़ो। मोहन ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ने से पहले उसने झुककर प्रणाम किया। एक क्षण की शांति के बाद प्रदीप ने ऊंची आवाज में कहा, मेरा आदेश सुनाए। हर्षल को आंतरिक अकादमी का छात्र बना दिया जाएगा और उसकी साधना के संसाधन 3 गुना कर दिए जाएंगे। आंतरिक अकादमी के मुख्य ज्येष्ठ जयंत उसके ज्येष्ठ होंगे। समझ गया, हॉल के एक कोने में एक बूढ़े आदमी ने कहा। बूढ़े आदमी ने जाने से पहले सिर झुकाया। हालांकि प्रदीप ने बूढ़े व्यक्ति को अपनी बात जारी रखते हुए रोक दिया। मैं चाहता हूं कि आप प्राचीन उजाड़ शहर के सिंह वंश के लिए एक बड़ा उपहार तैयार करें। मैं चाहता हूं कि आप वहां जाएं और सिंह वंश को अपने 3 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को अकादमी में नामांकित करने दें। सिंह वंश से कहिए कि अगले साल से हम हर साल उनके एक शिष्य को अकादमी में प्रवेश देंगे। एक सुनिश्चित स्थान, यह एक विशेषाधिकार था जो केवल प्रतिष्ठित कुलों के पास था। बूढ़े आदमी ने प्रदीप की ओर देखा और फिर थोड़ा झुककर जाने के लिए मुड़ गया। अकेले रह जाने पर प्रदीप ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कबीले के हॉल के बीच में खड़े थे और उनके सामने फर्श पर धवल की लाश पड़ी थी। एक खूबसूरत महिला धवल की लाश से लिपटकर सिसक रही थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी उस महिला के बगल में खड़ा था। धवल की लाश को गौर से देखते हुए अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर गुस्से का भाव था। वह सुंदर महिला और मध्यम आयु वर्ग का पुरुष धवल के माता पिता थे। हॉल में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। काले लबादे पहने वह चुपचाप धवल की लाश को देख रहा था। उसके हाव भाव से उसके विचारों और भावनाओं का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। बड़े कमल ने आह भरी। कुल नेता नागेश, मैंने आरुष को कमाका। यह मेरी गलती है। अगर मुझे पता होता कि वह तलवारबाज है तो मैं धवल को जीवन मरण के मंच पर उससे लड़ने ही नहीं देता। नागेश ने सिर हिलाते हुए कहा, हम तुम्हें कैसे दोष दे सकते हैं। उसका अहंकार ही उसका पतन था। एल्डर कमाल ने एक बार फिर आह भरी और कहा, क्या तोमर वंश में अभी भी कोई ऐसी प्रतिभा है जिसे निखारा जा सके? मैं उन्हें अपने साथ अकादमी में ला सकता हूं और उन्हें खुद सिखाऊंगा। शुक्रिया, नागेश ने मुट्ठियां भींचकर कहा। वह खड़ा हुआ और पुकारा, छोटा सतीश। एक युवक जो लगभग 15 वर्ष का लग रहा था, हॉल में आया। वह एल्डर कमाल के सामने पहुंचा और झुककर प्रणाम किया। नमस्कार एल्डर कमाल। बड़े कमल ने सतीश की जांच की और सिर हिलाया, वह ठीक रहेगा। सतीश तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, धन्यवाद एल्डर। बड़े कमल ने सिर हिलाया। उन्होंने सतीश की ओर देखा और कहा, कल अकादमी में मेरे पीछे आने के लिए तैयार हो जाओ। इसके साथ ही एल्डर कमल ने टोमा कबीले के हॉल को छोड़ दिया। बड़े कमल के जाने के कुछ ही पल बाद उस खूबसूरत महिला के चेहरे पर एक उग्र भाव आ गया और वह गिड़गिड़ाने लगी। कुलनायक, आपको धवल का बदला लेना होगा। आरुष को मरना होगा, वरना मैं। चुप रहो, नागेश ने खूबसूरत महिला को बीच में रोकते हुए चिल्लाया। सुंदर महिला इतनी हैरान हुई कि वह चुप हो गई। नागेश ने उस खूबसूरत महिला को घूर कर देखा। अगर तुमने फिर से बदला लेने की बात कही तो मैं खुद तुमसे निपट लूंगा। वह गुर्राया। वह सुंदर स्त्री केवल उसे घूरती रह गई। नागेश ने धीरे से आह भरी और समझाया, वह तलवारबाज है। दूसरे शब्दों में, उसे तलवार विरासत में मिली है। कोई रहस्यमय और शक्तिशाली साधक उसका साथ दे रहा होगा, लेकिन बिना किसी सहारे के भी एक तलवारबाज कुलों का नाश करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होता है। इसके अलावा गुरुराज अकादमी निश्चित रूप से उसका पालन पोषण करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर हमारे कबीले ने आरुष या सिंह कबीले को कुछ कर दिया तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। खूबसूरत महिला की आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ छोड़ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है? हमें बदला लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वह यहाँ आकर हम पर हमला करने का फैसला करता है तो हमें क्या करना चाहिए। नागेश ने आंखें बंद करके बुदबुदाया। उसने जल्द ही सतीश की ओर देखने के लिए आंखें खोली। तुम्हें आरुष से जरा भी दुश्मनी नहीं दिखानी चाहिए, जरा सी भी दुश्मनी नहीं। उससे जितना हो सके दूर रहो। मैं चाहता हूं कि तुम साधना और पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर दो। समझ रहे हो?
सतीश ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। इतना कहकर नागेश ने एक कोने में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक बड़ा सा उपहार तैयार करो और उसे लेकर सिंह वंश के पास जाओ। उन्हें बताओ कि नानशान पर्वत पर जो कुछ हुआ वह पूरी तरह से एक गलतफहमी थी। हमारे टोमा कबीले ने युवा गुरु आरुष को गलत समझकर उनके साथ अन्याय किया है। उन्हें बताए कि हमने जांच की और पाया कि किंग्यू की मौत का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसे भूल जाए। मैं खुद वहां जाकर माफी मांगूंगा। अगर मैं खुद वहां जाऊं तो ज्यादा ईमानदारी होगी। नागेश के फैसले ने सभी को अवाक कर दिया। अध्याय 24 तलवार का इरादा। आरुष बांछिंग पर्वत पर अनुपमा के महल में पहुंचे। अनुपमा उसे देखकर मुस्कुराई, बधाई हो। आरुष भी मुस्कुराया और अनुपमा के सामने बैठ गया। उसने एक डिब्बा निकाला और उसे थमा दिया। डिब्बे में आकाश स्तर का कवच था जो अनुपमा ने उसे उधार दिया था। अनुपमा ने आरुष को गहराई से देखा और कहा, मैंने सचमुच तुम्हें कम आंका था। आरुष ने जवाब दिया, धवल ने भी मुझे कमतर आंका। अनुपमा की जिज्ञासा बढ़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने पूछा। आरुष बुदबुदाया, वो मुझे असल में जानता ही नहीं था, इसलिए उसने मुझे कमतर आंका। अपने आकाश स्तरीय कवच और उन 2 औषधीय गोलियों की वजह से उसे मुझे हराने की अपनी संभावनाओं पर भी पूरा भरोसा था। हालांकि उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वह भूल गया था कि हम जिंदगी या मौत के दौर में हैं। हम दोनों में से किसी एक को तो मरना ही था, इसलिए उसे लड़ाई के दौरान बकवास करने का फैसला नहीं करना चाहिए था। अनुपमा कुछ देर चुप रही और फिर बोली, क्या तुम जानते हो कि उसने लड़ाई से पहले इतनी बकवास क्यों की? आरुष ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, वो एक बड़े कुल से है, इसलिए उसने कभी किसी निम्न दर्जे के व्यक्ति से लड़ाई नहीं की। जो लोग समाज के निचले तबके के करीब हैं, वे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की तुलना में ज्यादा क्रूर और निर्णायक होते हैं। वे जोखिम उठाने को भी तैयार रहते हैं। अनुपमा ने एक पल के लिए आरुष को देखा और फिर मुस्कुराए। मैं समझ सकती हूँ, आरुष ने आगे कहा, जाहिर है, भले ही उसने मुझे गंभीरता से लिया हो, फिर भी वह मेरे लिए मुकाबला नहीं था। उसकी मौत तो तय थी। मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत पसंद है, बदमाश। हा हा हा। अनुपमा हंसी। आरुष ने एक औषधीय गोली निकाली और अनुपमा के सामने रख दी। बड़े भाई, यह एक स्काई ग्रेड गोली है। इसे ले लो, हो सकता है भविष्य में ये तुम्हारे काम आए। स्काई ग्रेड की गोली बेहद कीमती थी। अनुपमा ने प्रस्ताव ठुकराया नहीं। जरूर। आरुष उठा और झुककर प्रणाम किया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बड़े साहब। मैं अपने महल वापस जाकर खेती करूंगा। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। अनुपमा ने अपने सामने रखी गोली को देखा और उसका हृदय गर्मजोशी से भर गया। आखिरकार उसे समझ आ ही गया कि आरुष कैसा इंसान है। वह ऐसा इंसान था जो हर किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करता था जैसा लोग उसके साथ करते थे। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो और वह भी वैसा ही व्यवहार करेगा। अनुपमा ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, लगता है छोटी काव्या को उसका मिस्टर राइट मिल गया है। बांछिंग पर्वत की चोटी पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ छाती के सामने समानांतर रखे और अपने भीतर अमर श्रेणी की साधना विधि का संचार किया। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर उमड़ पड़ी। अमर श्रेणी साधना पद्धति की बदौलत आरुष की साधना में अभूतपूर्व प्रगति हुई। क्या ही अद्भुत साधना पद्धति है। थोड़ी देर बाद आरुष ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सांस छोड़ी। वह खुद को दिव्य पथ क्षेत्र के शिखर तक पहुंचाने में कामयाब रहा। दिव्य आत्मा क्षेत्र में पहुंचने के लिए अब बस एक छोटा सा कदम बाकी था। हालांकि उसने दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास नहीं किया। आरुष हमेशा ये सुनिश्चित करता था कि कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले वह अगले क्षेत्र से परिचित हो जाए। इसलिए आरुष ने दिव्य आत्मा लोक के बारे में जानकारी देने वाली किताबें पढ़ना शुरू कर दिया ताकि वह उस लोक को समझ सके। दिव्य आत्मा लोक तक व्यक्ति के शरीर और दिव्य आत्मा के मिलन के बाद ही पहुंचा जा सकता है। दिव्य आत्मा व्यक्ति की आत्मा और मानसिक शक्ति थी, और इन दोनों के संगम का अर्थ था दिव्य आत्मा के दायरे में प्रवेश करना। दिव्य आत्मा क्षेत्र में पहुंचने पर व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन आएगा, जिससे वह एक मुक्का मारकर शहर की दीवार को तोड़ सकेगा। परीक्षण मीनारों की 9वीं मंजिल पर खड़ा विशालकाय प्राणी एक दिव्य आत्मा क्षेत्र साधक था और उसकी कुल्हाड़ी इतनी शक्तिशाली थी कि वह शहर की दीवार को चकनाचूर कर सकती थी। दिव्य आत्मा क्षेत्र साधक वैजयगढ़ में कहीं भी एक शक्तिशाली शक्ति थी। आरुष ने कुछ पुस्तकें पढ़ी और जब उससे लगा कि वह दिव्य आत्मा क्षेत्र को पर्याप्त रूप से समझ चुका है, तो उसने दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करने का निर्णय लिया।
आरुष को और भी अधिक शक्तिशाली बनना था क्योंकि वे 1 महीने से भी कम समय में ऊपरी क्षेत्र में चले जाएंगे और वहां निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली साधक होंगे। उन्हें वहां के सिंह वंश से भी सावधान रहना पड़ा। 1 अगर वे मुझे ढूंढ लेते हैं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मुझे और ज्यादा शक्तिशाली बनना होगा ताकि मैं अपनी और अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर सकूं। आरुष ने सिर्फ खेती ही नहीं की बल्कि वह विशालकाय से लड़कर अपने कौशल को निखारने के लिए ट्रायल टावर की 9वीं मंजिल पर भी गया। वह अपनी सीमा तक पहुंचना चाहता था, दिव्य पथ क्षेत्र की सीमा तक। वह दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उस सीमा तक पहुंचना चाहता था। अपने युद्ध कौशल के अलावा उस दानव से लड़ने से उसकी मानसिक शक्ति और आत्मा में भी सुधार हुआ। मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाऊंगा। आरुष की दैनिक दिनचर्या साधना, पढ़ाई और परीक्षण टावरों की 9वीं मंजिल पर विशालकाय से लड़ने से भरी हुई थी। इसी तरह आधा महीना बीत गया। आज आरुष हमेशा की तरह 9वीं मंजिल पर गया। विशालकाय व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी आरुष पर फेंक दी। धमाका! कुल्हाड़ी में एक भयानक शक्ति थी जो हवा को चीरती हुई आरुष की ओर उड़ी। कुल्हाड़ी को देखता रहा। स्वूश! आरुष अचानक मुड़ा और अपने सिर से आधा इंच दूर घातक वार से बच गया। उसी समय उसने अपना रुख नीचे किया और उस विशालकाय व्यक्ति के घुटने पर वार कर दिया। दरार! विशालकाय व्यक्ति का घुटना फट गया। कुल्हाड़ी उठाने के लिए आगे बढ़ा और उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी आरुष की ओर घुमा दी। श्रीक! कुल्हाड़ी आरुष के सिर की ओर बढ़ी तो एक तीखी आवाज गूंजी। आरुष झुक गया और कुल्हाड़ी को चतुराई से चकमा देते हुए पीछे की ओर लुढ़क गया। उसी समय उसकी तलवार निकली और एक बार फिर दानव के घुटने पर लगी। दरार! विशालकाय ने अपना दाहिना पैर खो दिया। वह आरुष को मारने की आखिरी कोशिश में उसकी ओर झपटा, लेकिन आरुष को पहले से ही पता था कि विशालकाय क्या करने वाला है। आरुष ने छलांग लगाए और विशालकाय की गर्दन पर निशाना साधा। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह दानव बात को यहीं खत्म नहीं होने देना चाहता था। वह मुड़ा और आरुष पर अपना सबसे शक्तिशाली हमला करने ही वाला था। दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत हुआ कि आरुष ने उस दैत्य की अगली चाल का पूर्वानुमान लगा लिया था, क्योंकि वह हवा में घूम गया था और उसने अपनी तलवार दैत्य की कलाई में घुसा दी थी। श्विक! स्लैश! विशालकाय का हमला विफल हो गया और वह आरुष के अगले हमले से बच नहीं सका। आरुष ने अपनी तलवार उठाए और गायब हो रहे दानव की ओर पीठ कर ली। व्रर! चमकता दरवाजा अचानक हिल गया। आरुष रुक गया और चमकते दरवाजे को घूरने लगा। जल्द ही एक महिला दरवाजे से बाहर निकली। आरुष ने उसे तुरंत पहचान लिया क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही महिला थी जिसने उसे अमर स्तर की साधना विधि बताई थी जिसकी वह उस समय साधना कर रहा था। आरुष उत्सुक था। वरिष्ठ महिला मुस्कुराए और बोली, बधाई हो। आरुष उलझन में था। बधाई हो? उसने पूछा। महिला ने सिर हिलाया और समझाया, आप सबसे तेज हैं। आरुष अभी भी उलझन में था। सबसे तेज? महिला ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, ऊपरी और निचले क्षेत्र में लगभग 98,000 परीक्षण टावर हैं। आप 20 साल से कम उम्र में इस विशालकाय को हराने वाले सबसे तेज व्यक्ति हैं। आरुष ने पलकें झपकाईं और बुदबुदाया, मैं और तेज हो सकता था। वह झूठ नहीं बोल रहा था। वह सचमुच ये काम और भी तेजी से कर सकता था। महिला ने उस पर मुस्कुराकर कहा, आपने ये काम बहुत तेजी से किया है। आरुष ने सिर हिलाया और बात बदल दी, वरिष्ठ, क्या इसके लिए कोई इनाम है? बेशक है, महिला ने कहा। उसने अपनी हथेली घुमाई और आरुष के सामने एक बिल्ला प्रकट हो गया। बैच पर कांसे से अंकित 3 शब्द थे, ट्रायल टावर्स किंग। आरुष चुप था। क्या वे मुझे कुछ और उपयोगी नहीं दे सकते? ट्रायल टावर्स किंग आखिर है क्या? आरुष को ट्रायल टावर्स का राजा बनने की बिल्कुल परवाह नहीं थी। महिला मुस्कुराए और समझाया, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि यह बिल्ला आपकी अमर श्रेणी की साधना पद्धति से भी दुर्लभ है। आरुष की जिज्ञासा तुरंत जाग उठी, क्यों? महिला की मुस्कान और गहरी हो गई। यह एक मूल्यवान बैज है क्योंकि यह आपको मुख्य अकादमी के अलावा गुरुराज अकादमी की किसी भी शाखा में दाखिला लेने की अनुमति देता है। सच में? आरुष ने चौंक कर कहा। उसने महिला को गौर से देखा और पूछा, मैं गुरुराज दिव्य महाद्वीप नामक एक जगह जानता हूँ और उसमें हजारों लोग हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वहाँ एक गुरुराज अकादमी होगी। क्या ये बैज मुझे वहाँ की अकादमी में दाखिला लेने की अनुमति देगा? महिला ने सिर हिलाया, जरूर। आरुष ने पूछा, अगर वे बैज स्वीकार न करे तो क्या होगा? महिला दंग रह गई। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं और फिर कहा, वे ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। आरुष उलझन में था। क्यों? महिला एक बार फिर मुस्कुराए। उसने एक सवाल पूछा, क्या आप जानते हैं कि मेरा काम क्या है?
आरुष ने अपना सिर हिलाया। महिला ने समझाया, मैं गुरुराज अकादमी की प्रमुख हूं और सभी शाखाएं मेरे अधिकार क्षेत्र में हैं। मैंने आपके सामने ये बैज बनाया है और जो लोग इसे प्राप्त करने में सक्षम हैं, वे अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। मुझे नहीं लगता कि गुरुराज अकादमी की कोई भी शाखा किसी अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति को स्वीकार करने से इनकार करेगी। आरुष ने हिचकिचाते हुए कहा, खैर काल्पनिक रूप से कहें तो मेरा मतलब है, क्या होगा अगर वे मुझे स्वीकार करने से इनकार कर दें? इसमें कोई क्या क्या नहीं है, महिला ने गंभीर भाव से कहा। आरुष ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं। वह महिला आरुष की ओर बढ़ी। उसने उसके सिर पर हल्के से थपथपाया और फिर मुस्कुराए। लगातार लगे रहो, मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब तुम मुख्य अकादमी पहुंचोगे। महिला की भ्रामक आकृति गायब हो गई। आरुष ने अपने हाथ में बैज देखा और मुस्कुराया। कितना सुखद आश्चर्य था। हालांकि आरुष को कुछ याद आ गया था। मास्टर पगोडा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह मुझे जानती है? आरुष ने पूछा। लिटिल पैगोडा कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है कि तुमने ये सिर्फ कल्पना की है। आरुष ने भौहें चढ़ाई। मैंने कल्पना की थी। छोटी पगोडा ने जल्दी से समझाया, हाँ, वह गुरुराज अकादमी की प्रमुख है, इसलिए जाहिर है कि अकादमी में उनका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है। वह तुम जैसे गरीब देहाती लड़के से कैसे परिचित हो सकती है? आरुष ने एक पल सोचा और फिर सिर हिलाया। हाँ, बात तो सही है। लिटिल पगोडा ने बात बदल दी। खैर, तुम तलवारबाजी की नीयत विकसित करना शुरू कर सकते हो। तलवार का इरादा? आरुष खुश हुआ। तलवार का इरादा? छोटे पगोडा ने उत्तर दिया, हाँ। तलवार की नीयत आपकी इच्छाशक्ति का ही विस्तार है। तलवार की नीयत की मदद से आपकी शाही तलवार कला 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, और तलवार की नीयत से प्रेरित एक ही चाल उस दानव को, जिससे आप लड़ रहे हैं, एक ही वार में मार गिराने के लिए पर्याप्त है। आरुष बहुत खुश हुआ। अब तक उसने जितनी भी किताबें पढ़ी थीं, उनके अनुसार केवल तलवारबाजी की कला सीखने वाले ही सच्चे तलवारबाज माने जा सकते थे। ऐसी अफवाह थी कि तलवारबाजी की कला सीखने वाले लोग दुर्लभ थे, यहां तक कि ऊपरी लोक में भी तलवार चलाने में असमर्थ साधक सच्चे तलवारबाज नहीं थे। आरुष ने जल्दी से पूछा, मास्टर पगोडा, मैं तलवार का इरादा कैसे शुरू करूं? लिटिल पैगोडा ने उत्तर दिया, आप इसे पहले एक एपिफनी के माध्यम से समझते हैं। आरुष ने असमंजस में पलकें झपकाईं। क्या आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? उन्होंने पूछा। लिटिल पैगोडा कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी तलवार क्या करती है? आरुष ने कुछ देर सोचा। आखिरकार उसने अपना हाथ बढ़ाया और पत तलवार प्रकट हुई। वह कुछ देर तक पत तलवार को देखता रहा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने कहा, तलवार वध का हथियार है और मैं वध करने वाला तलवारबाज हूं। ब्रर, पत तलवार उसके हाथ में जोर से कंपन करने लगी। कुछ ही क्षणों बाद पत तलवार पर एक हल्की लाल चमक छा गई। लाल चमक तेजी से फैलती हुई आरुष से 30 मीटर दूर एक गहरी दरार बना रही थी। ये दृश्य देखकर आरुष अकड़ गया। छोटे से पगोडा के भीतर की दुनिया में लिटिल पगोडा ने कहा, हे भगवान, क्या वह धोखा दे रहा है? रहस्यमयी आवाज ने जवाब दिया, नहीं, वह धोखा नहीं दे रहा था। मैं उसकी गारंटी ले सकता हूं। लिटिल पैगोडा की आवाज गंभीर थी और उसने कहा, यह धोखाधड़ी से भी अधिक बेतुका है। अध्याय 25 ऊपरी क्षेत्र की ओर। ये तलवार की नीयत है, समझ रहे हो? छोटे पगोडा को उम्मीद नहीं थी कि आरुष तलवार की नीयत इतनी जल्दी समझ जाएगा। ये तो बेतुका है। दरअसल तलवारबाजी लिटिल पैगोडा के लिए कोई नई बात नहीं थी। पहले तलवारबाजों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए लिटिल पैगोडा तलवारबाजी से वाकिफ था। हालांकि उस जमाने में तलवारबाज कम ही थे, इसलिए आरुष के लिए तलवारबाजी इतनी जल्दी समझ पाना कोई मायने नहीं रखता था। उसके पिता को तलवारबाजी समझने में ही कई साल लग गए थे। तभी शिवालय में रहस्यमयी आवाज गूंजी, स्वर्ग ने उसे चुन लिया है। छोटा पगोडा चुप था। इस बीच आरुष ने उत्साह से कहा, मास्टर पगोडा, क्या ये तलवार का इरादा है? छोटे पगोडा ने पुष्टि की, सचमुच ये है। हाँ हाँ हाँ। आरुष ऐसे हंसा जैसे कोई बच्चा अभी अभी कोई नया खिलौना खोज लाया हो। आरुष ने शीघ्र ही अपने आप को संभाला और पूछा, मास्टर पगोडा, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? छोटे पगोडा ने निर्देश दिया, अपनी तलवार की नीयत से शाही तलवार कला का प्रदर्शन करो। आरुष ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने तलवार की ऊर्जा से एक तलवार बनाई। उसने पत तलवार का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली थी और वह औजारों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता था। औजारों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता उसे घमंडी और लापरवाह बना देती।
कुछ ही क्षणों बाद आरुष ने इशारा किया और तलवार बिजली की गति से उड़ गई। धमाका, जमीन फट गई और तलवार के कारण जमीन में एक दरार भी पड़ गई। आरुष हक्का बक्का रह गया। कितना भयानक! आरुष ने अनुमान लगाया कि उसकी शाही तलवार कला 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गई है और तेज भी हो गई है। आरुष इस बात से रोमांचित और प्रसन्न था। अचानक उसे कुछ सूझा और वह जल्दी से 8वीं मंजिल पर उतर गया और फिर 9वीं मंजिल पर वापस चला गया। 9वीं मंजिल पर रौनक लौटी और विशालकाय व्यक्ति फिर से चमकते दरवाजे से बाहर निकला। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी आरुष पर फेंकी। आरुष ने अपनी तर्जनी उंगली से विशालकाय व्यक्ति की ओर इशारा करके जवाब दिया। स्लैश! तलवार की ऊर्जा से बनी तलवार ने विशाल का सिर साफ साफ काट दिया। आरुष ने तुरंत ही उस विशालकाय को मार डाला। आरुष ने दरवाजे की ओर देखा, उसे उम्मीद थी कि वह महिला को देखेगा। आरुष ने काफी देर तक इंतजार किया लेकिन महिला बाहर नहीं आई। हालांकि उसके बैज में बदलाव आया जिससे पता चला कि उसने फिर से एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। आरुष ने निराशा में अपना सिर हिलाया, लेकिन तलवार की मंशा से ओतप्रोत अपनी शाही तलवार कला का अभ्यास करने के अलावा वह कुछ भी नहीं कर सकता था। तलवार की नीयत से प्रेरित होकर उसकी चालें अत्यंत भयानक हो गईं। 2 घंटे बाद आरुष ने अंततः विश्राम लिया। तभी लिटिल पैगोडा ने कहा, अब ज्यादा खुश मत होइए। यहाँ तलवारबाज बहुत कम हैं, लेकिन बाहर काफी हैं। दुनिया भर में भी कई प्रतिभाशाली लोग हैं और यह सिंह वंश के लिए खास तौर पर सच है। यहाँ तक कि एक शाही पदवीधारी राक्षसी जानवर को भी सिंह वंश के सामने आज्ञाकारी होना पड़ता है। नन्ही पगोडा को लगा कि आरुष थोड़ा घमंडी हो रहा है और उसे आरुष को वास्तविकता में वापस लाना होगा। नन्ही पगोडा की बातें सुनकर आरुष की मुस्कान गायब हो गई। एक शाही स्तर का राक्षसी जानवर सिंह वंश के सामने आज्ञाकारी होना चाहिए। छोटे पगोडा ने पुष्टि की, ये सही है। कुछ हिचकिचाहट के बाद आरुष ने पूछा, सिंह वंश कितना मजबूत है? छोटे पगोडा ने उत्तर दिया, सिंह वंश बहुत शक्तिशाली है। ऊपरी राज्य में पहुंचने पर तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। आरुष चुप हो गया। आखिरकार उसने पूछा, मास्टर पगोडा, क्या सिंह वंश में कोई ड्रैगन है? ड्रैगन? ये तो पौराणिक जीव हैं। हालांकि लिटिल पैगोडा ने जवाब दिया, हाँ। आरुष ने एक बार फिर पूछा, क्या वे ड्रैगन पर सवार हो सकते हैं? छोटे पगोडा ने उत्तर दिया, हाँ। कैसी शानदार जिंदगी है। आरुष ने मन ही मन बुदबुदाते हुए पूछा, क्या ड्रैगन घमंडी जीव नहीं होते? वे सवारी बनने को क्यों तैयार होते हैं? लिटिल पगोडा ने जवाब दिया, आप सही कह रही हैं, लेकिन उनका अभिमान उनके लक्षित दर्शकों पर निर्भर करता है। ये वैसा ही है जैसे कुछ महिलाएं दूसरों के सामने अभिमानी होती हैं, लेकिन दूसरों के प्रति उनका रवैया अलग होता है। छोटे पगोडा ने खुद को छोटा कर लिया। आरुष मेरे पिछले मालिक जैसा नहीं है और मैं उसे गलत रास्ते पर नहीं जाने दे सकता। आरुष की जिज्ञासा बढ़ी, इसलिए उसने और भी पूछताछ की। इसका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं कि तुम्हें और भी मजबूत बनना होगा। पर्याप्त ताकत के साथ तुम एक अजगर का शिकार कर सकते हो और उसे अपनी सवारी बनने पर मजबूर कर सकते हो, लिटिल पैगोडा ने समझाया। आरुष ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। मास्टर पगोडा, चिंता मत करो, मैं घमंडी नहीं रहूंगा और कड़ी मेहनत करता रहूंगा। लिटिल पैगोडा ने उसे प्रोत्साहित किया, ठीक है, शुभकामनाएं। आरुष ने गहरी सांस ली और जाने के लिए मुड़ा। दोपहर होने के कारण सूरज आसमान में ऊंचा था और आरुष क्षितिज को घूर रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और गर्म धूप का आनंद लिया। इस गर्म एहसास ने उसे सुकून दिया। तभी एक बूढ़ा आदमी आरुष की ओर आया। आरुष को सौंपने से पहले झुककर कहा, धन्यवाद। आरुष ने जल्दी से पत्र स्वीकार करते हुए कहा। आरुष ने कुछ बैंगनी आध्यात्मिक क्रिस्टल निकाले और उन्हें बूढ़े आदमी को देने का प्रयास किया। नहीं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता, युवा स्वामी। ये बूढ़े व्यक्ति ने मना कर दिया। आरुष मुस्कुराया और जोर देकर बोला, मैं इस परेशानी के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंततः मुस्कुराया और इसे स्वीकार कर लिया। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, युवा भगवान। ये बूढ़े आदमी ने जाने से पहले कहा। आरुष ने जल्दी से पत्र खोला और देखा कि यह गौरवनाथ द्वारा लिखा गया था। गौरवनाथ ने तोमर वंश के सिंह वंश से माफी मांगने आने पर अपनी हैरानी व्यक्त की। गौरवनाथ ने यह भी कहा कि गुरुराज अकादमी ने सिंह वंश से 3 शिष्यों को तुरंत दाखिला देने का वादा किया है और वे हर साल सिंह वंश को एक निश्चित स्थान भी देंगे। गुरुराज अकादमी की ओर से गारंटीशुदा जगह का प्रस्ताव एक ऐसा सम्मान था जो केवल प्रतिष्ठित कुलों को ही मिलता था। इस प्रस्ताव का मूलतः मतलब था कि सिंह कुल के प्रतिभाशाली सदस्यों का गुरुराज अकादमी से जुड़ाव होगा।
दूसरे शब्दों में, ये केवल समय की बात थी कि सिंह वंश प्राचीन उजाड़ शहर में एक प्रमुख कबीला बन जाए, और यह पूरे विजयगढ़ में भी एक प्रमुख कबीला बन सकता था। ये सभी परिवर्तन गुरुराज अकादमी द्वारा आरुष की प्रतिभा को मान्यता दिए जाने के कारण संभव हो पाए। बांकिंग पर्वत की ओर जा रहा था तब उसने इस विषय पर विचार किया। बांकिंग पर्वत पर पहुंचने पर अनुपमा उसके पास प्रकट हुई और पूछा, क्या तुमने सुना है? आरुष ने सिर हिलाया। आप क्या सोचते हैं? अनुपमा ने पूछा। आरुष ने उत्तर दिया, मैं सचमुच अकादमी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अनुपमा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराकर पूछा, मैं ये पूछ रही थी कि आप वास्तव में क्या सोचते हैं? आरुष कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं सच कह रहा था। मैं अकादमी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे और सिंह परिवार के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। अनुपमा चुप हो गई। उसने सीधे आरुष की आंखों में देखा और बर्फ गिरा दी। अकादमी के इरादे साफ हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, इसलिए वे तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं। उनके इरादे बुरे नहीं हैं और उनकी प्रतिभाएं भी बेहतरीन हैं, तो कुल मिलाकर सब बढ़िया है। क्या तुम भी यही सोच रहे हो? आरुष ने सिर हिलाया। हाँ। अनुपमा ने आगे कहा, आप जल्द ही ऊपरी क्षेत्र जा रहे हैं और हम जानते हैं कि आप सिंह वंश के बारे में चिंतित हैं। आपको उनके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। गुरुराज अकादमी सिंह वंश की रक्षा करेगी और मुझे यकीन है कि तोमर वंश सिंह वंश पर हमला नहीं करेगा जब तक कि वे मूर्खों का झुंड न हो। आरुष ने सिर हिलाया। हाँ, मैं सहमत हूँ। आरुष के जवाब पर अनुपमा मुस्कुराई। खैर, चलो कुछ और बात करते हैं। 9वीं मंजिल पर तुम्हारी प्रगति कैसी है? आरुष ने कुछ नहीं कहा। अनुपमा ने आगे कहा, अगर आप चुप रहना चाहते हैं तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपके फैसले का सम्मान करूंगी। आरुष ने अनुपमा की तरफ तिरछी नजर से देखा। वह झिझक रहा था, पर आखिरकार उसने अपना मन बनाया और बोला, मैं तलवार की मंशा समझ गया था। ये सुनकर अनुपमा की आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम गंभीर हो? उसने पूछा। हाँ। आरुष ने सिर हिलाया। उसने अपनी हथेली पलटी और उसकी हथेली पर लाल चमक छा गई। अनुपमा ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं, लेकिन जल्द ही वे संभल गईं और उत्साह से चिल्लाने लगीं, वाह! ये तो अद्भुत है। अनुपमा उसके लिए सचमुच बहुत खुश थी। तलवारबाजी का इरादा। आरुष एक सच्चा तलवारबाज बन गया है। संपूर्ण विजयगढ़ निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएगा यदि उन्हें पता चले कि विजयगढ़ में एक वास्तविक तलवारबाज उभर कर आया है, और तलवारबाज ने अपनी छोटी उम्र के बावजूद तलवार चलाने की क्षमता को पहले ही समझ लिया है। अनुपमा इस रहस्योद्घाटन से सचमुच स्तब्ध रह गई। वह जानती थी कि आरुष जैसा व्यक्ति दुर्लभ है, यहाँ तक कि उच्च लोक में भी। अनुपमा ने सिर हिलाया और कहा, लगता है मैंने तुम्हें बहुत कम आंका है। आरुष मुस्कुराया, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं तलवार की नीयत इतनी जल्दी समझ जाऊंगा, पर यह तो बस शुरुआत है मेरे लिए। मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा। अनुपमा के चेहरे पर उलझन सी छा गई। उसे यकीन था कि अगर कोई और आरुष की जगह होता तो अपनी कम उम्र के बावजूद तलवार की नीयत समझने की बात से ही घमंडी हो जाता। हालांकि आरुष बिल्कुल भी घमंडी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने लक्ष्य पर अडिग रहेगा। कैसा अनोखा आदमी है। अनुपमा ने मन ही मन कहा, तुम्हें इस बीच अपनी तलवार चलाने की मंशा छुपा लेनी चाहिए। आरुष ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं समझ गया। उद्धरण चिन्ह। अनुपमा ने कहा, ऐसा लगता है कि अकादमी के पास आगामी मार्शल प्रतियोगिता में कुछ हासिल करने का मौका है। आरुष ने उसकी टिप्पणी पर मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। अनुपमा खिलखिलाकर हंसी और बोली, मुझे यकीन है तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, तो बता दूं, छोटी काव्या भी बहुत मजबूत हो गई है। वो तुम्हें जरूर चौंका देगी। आरुष को सुखद आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, एल्ड पवित्र आत्मा का शरीर वास्तव में क्या है? अनुपमा ने बताया, मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ कि उसकी शारीरिक बनावट उसे अपनी साधना में किसी भी बाधा से बचने में मदद करती है। उसके लिए सफलता पाना उतना ही आसान है जितना कि खाना खाना। आरुष ने आश्चर्य से कहा, क्या अद्भुत शरीर है। अनुपमा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अकादमी के संसाधन उसके पालन पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हम उसे और संसाधन दे पाते तो वह अपनी वर्तमान उपलब्धि से कहीं ज्यादा हासिल कर सकती थी। वह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए काफी मजबूत है, वरना अकादमी ने उसे इतने समय तक इतना लाड़ प्यार क्यों नहीं दिया होता। आरुष ने झिझकते हुए पूछा, क्या हमारा जाना वाकई ठीक है? मेरा मतलब है, मैं पूछ रहा हूं कि अकादमी हमारे जाने के बारे में क्या सोचती है। अनुपमा ने सिर हिलाया और समझाया, बिल्कुल कोई बात नहीं।
अकादमी जानती है कि ऊपरी लोक में पहुंचने के बाद तुम, छोटी काव्या और मोहन, सभी महान उपलब्धियां हासिल करोगे। अकादमी यह भी अच्छी तरह जानती है कि वह आपको और अधिक मजबूत बनने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं दे सकती, इसलिए अकादमी जानती है कि आप सभी को यहां रखने से लाभ की बजाय नुकसान ही होगा। जाहिर है, ऐसा नहीं है कि आपको जाने देने से अकादमी को कोई फायदा नहीं होगा। अकादमी के छात्र आगे चलकर किसी न किसी तरह अकादमी की मदद जरूर करेंगे। अनुपमा ने मुस्कुराते हुए अपनी बात खत्म की। दूसरे शब्दों में, अकादमी काफी खुले विचारों वाली है। आरुष ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। दोनों के बीच कुछ क्षण के लिए मौन छा गया। अनुपमा ने एक बार फिर बर्फ को पिघलाया। क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो? आरुष थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कहा, जरूर, क्या बात है, एल्डर? अनुपमा की आवाज गंभीर लग रही थी जब उसने जवाब दिया, तुम निश्चित रूप से उच्च लोक में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनोगे, जिसका अर्थ है कि कई शक्तियां तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाएंगी। तुम उनमें से किसी भी शक्ति में शामिल हो सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम गहन आकाश कुल में शामिल नहीं होगे। आरुष इस अनुरोध से दंग रह गया और वह खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, क्यों नहीं? अनुपमा ने उत्तर दिया, मत पूछो क्यों, बस मुझसे वादा करो कि तुम उनके साथ शामिल नहीं होगे। आरुष ने सिर हिलाया, जरूर। अनुपमा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, आगे बढ़ो और तैयार हो जाओ, हम ऊपरी क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। ठीक है, आरुष ने झुककर जाने से पहले कहा। अनुपमा अकेली रह गई और उसकी आंखें ठंडी चमक से भर गईं जब उसने बुदबुदाया, गहन आकाश वंश...